नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। हमने अपनी क्लाइमेटोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, आज हमें उसके आगे पढ़ाई करनी है ना? तो चलिए, हमने जो वायुमंडल था, उसमें लेयर्स पढ़ रहे थे, उसके स्फीयर्स पढ़ रहे थे हम, है ना? उसमें भी हमने ट्रोपोस्फियर कंप्लीट कर लिया है, स्ट्रेटोस्फियर कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ मेसोस्फियर भी कंप्लीट कर लिया है। आज हमें पढ़ना है आइनोस्फीयर और अगर यदि टाइम बचा तो हम एक्सोस्फीयर को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले अगर यदि मैं आपसे बात करूं, तो क्षोमंडल हमने पढ़ लिया है, समताप मंडल भी पढ़ लिया है, मीसोस्फीयर भी पढ़ लिया है। इसके बाद आज हमें पढ़ना है आइनोस्फीयर। एक सेकंड में जरा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक, आइनोस्फीयर या हम इसे कहते हैं आयन मंडल। क्या कहते हैं? आयन मंडल। मुझे उम्मीद है अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उसे आपने बहुत ध्यान से सुना और समझा होगा। अगर यदि आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आपने उसको नोट करने के बाद में भी पढ़ा होगा। तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी, है ना? तो चलिए, इसी जर्नी में हम आगे बढ़ गए हैं आज। आज हमें करना है आइनोस्फीयर। अगेन फिर वही, इसका अगर यदि मैं इंट्रोडक्शन आपको दूँ, है ना, इंट्रो दूँ, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, आयन मंडल है ये। क्या है ये? आयन मंडल। मतलब यहाँ पर आयंस की आयंस की क्या होगी? कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें देखने मिलेंगी। तो चलो, उसी चीज़ को आज हम समझते हैं। इस मंडल को समझने से पहले हमें समझना होगा आयोनाइज़ेशन। आयोनाइज़ेशन, है ना? या एस। आयोनाइज़ेशन क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को, हर वर्ड इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं पर भी आप वर्ड मिस करेंगे, तो आगे की चीज़ जो उससे जुड़ी हुई कड़ी है, वो आप मिस कर जाएँगे, है ना? तो देखिए, क्या होता है, सबसे पहले अगर यदि मैं आपको यहाँ पर लेयर में बता दूँ, तो ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और ये हमारी आइनोस्फियर है। ये मैं थोड़ा-सा, हाँ, आइनोस्फियर, है ना? आइनो स्पेलिंग गलत हो रही है ना, आइनोस्फीयर या आयन मंडल। ये आयन मंडल लगभग हमारा 80 से, इसकी हाइट लगभग 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है ना? वेरी करता है, अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग जो उसकी हाइट है वो दी गई है। बस हमें इतना समझ में आना चाहिए, लगभग कुछ 500 के ऊपर किलोमीटर तक ये पाई जाती है। कहाँ से लेकर? 80 से लेकर लगभग 500 के ऊपर। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले हमें समझना है आयोनाइज़ेशन, कि भाई ये आयोनाइज़ेशन क्या होता है? क्योंकि आयन मंडल पूरा का पूरा स्फीयर या मंडल बन गया है, तो वहाँ पर आयोनाइज़ेशन हो रहा होगा, है ना? देखिए, क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझना, हमें इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है कि हमको इसके ऊपर कोई थीसिस लिखनी हो, हमें सिंपल आसान भाषा में समझना है ताकि हम इस मंडल को समझ सकें। देखिए, क्या होता है, ये जो हमारा सन है ना? इस सन से रेडिएशन, सोलर रेडिएशन आ रही होती हैं, है ना? इस तरीके से सोलर रेडिएशन निरंतर इससे आ रही होती है, या हम जिसे कह सकते हैं लघु तरंग सौरिक विकिरण, इस तरीके से आ रहा होता है। अगर यदि मैं एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम का, समझना ध्यान से, है ना? हाइड्रोजन एटम इस तरीके से, ये, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? जब जब सूर्य का ये जो विकिरण है, ये जो रेडिएशन है, इस एटम पर पड़ता है, जिसके कारण इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑर्बिट को छोड़कर ये एस्केप हो जाता है, मतलब कि इससे मुक्त हो जाता है। क्या बोला मैंने? जब सूर्य से आने वाले सौर विकिरण से जो एटम का इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट को छोड़कर या एस्केप हो जाता है या मुक्त हो जाता है, तो ये जो एटम बचा इसे कहते हैं आयोनाइज्ड
एटम और ये हो गया हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसे हम क्या कह देंगे? आयोनाइजेशन। क्या कहेंगे इसे? आयोनाइजेशन। आया समझ में? क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन। तो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आया। सूर्य से आने वाली विकिरण किसी एटम पर पड़ी, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे उनने अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया, तो जो बाकी बचा हुआ एटम था वो हो गया आयोनाइज्ड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिनको नहीं समझ में आया। अब हमने हाइड्रोजन की जगह ले लिया क्या? हीलियम। ठीक है, ध्यान समझना। हीलियम, अब ये हीलियम जो था, है ना, यहाँ पर इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, अगेन यहाँ पर सूर्य से आने वाली विकिरण इस पे पड़ी। ठीक है, विकिरण को इसने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में अगर यदि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एस्केप हो गया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एस्केप हो गया, निकल गया, उससे मुक्त हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह बाहर आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ये। तो एक देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसे हम कह देते हैं पार्शियल आयोनाइजेशन। ठीक है, या आंशिक आयनीकरण, हिंदी में आयनीकरण कहते हैं। अगेन फिर इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में हमें इससे बाहर चले गए। तो ये प्रोसेस हो गई अगेन कंप्लीट आयोनाइजेशन की। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको आयोनाइजेशन तो समझ में आया होगा। सिंपल सा है, सूर्य से आने वाली विकिरण को एटम ने एब्जॉर्ब किया, जिसके चलते उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऑर्बिट को छोड़कर फ्री हो गया। ठीक है, फ्री रूप में वहां घूमने लगा वो। तो जो बचा हुआ एटम था वो क्या हो गया? एक प्रकार से बन गया क्या? आयोनाइज्ड एटम। एटम हो गया, आयोनाइज्ड एटम हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर उससे अलग हो गया। ये जो पूरी प्रोसेस थी ये कहलाती है आयोनाइजेशन। क्लियर है? मतलब कि कहीं ना कहीं आयनोस्फीयर में इस तरीके की कोई ना कोई प्रोसेस तो निरंतर चल रही है, जिसके चलते वहां पर पूरा एक स्फीयर निर्मित हो गया है। मतलब कि ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहाँ पर आयोनाइजेशन हो रहा है। मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आपको एक तो आयोनाइज्ड एटम मिलेगा और उसके साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बहुत आराम से समझ रहे हैं हम, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप समझिएगा। और ये मेनली किस कारण से हो रहा है? ये मेनली, इसमें और भी कॉस्मिक वेव्स भी होती हैं, लेकिन मेनली जो होता है ये आयोनाइज्ड मेनली आयोनाइज्ड बाय सोलर रेडिएशन। किसके द्वारा हो रहा है ये? मेनली सोलर के जो विकिरण है उसके द्वारा ये प्रोसेस हमें देखने मिलती है। सूर्य से निरंतर हमें एनर्जी प्राप्त हो ही रही है ना, विकिरण के रूप में। तो ये वो हमें चीजें देखने मिल जाती हैं। इसके बाद आप देखिए, एक और चीज समझना है इसमें हमें। एक वर्ड है जो मैटर का एक स्टेट भी कहलाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा सुना होगा आपने, प्लाज्मा, है ना, मैटर का फोर्थ स्टेट, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, है ना। तो वो प्लाज्मा होती क्या है? प्लाज्मा क्या होती है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया? आयन मंडल में या आयनोस्फीयर में क्या क्या है? वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ आपका आयोनाइज्ड एटम है। तो मिक्सचर ऑफ फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ionized atom are called प्लाज्मा। मतलब कि जिस भी मैटर को आप बोलोगे ये प्लाज्मा है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और साथ ही साथ क्या होगी? ये आयोनाइज्ड एटम होंगे इसमें। अब ये प्लाज्मा गैस से कैसे डिफरेंट होती है, ये भी यहीं कहीं आप समझ लीजिए।
छोटा सा कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट हमारे इस आयनोस्फीयर को समझने में मदद करेंगे, इसलिए हम इन चीजों को देख रहे हैं। ये समझ में आया ना? क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका आयोनाइज्ड एटम, इसका मिक्सचर क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये गैस से कैसे अलग होती है इसको समझ लीजिए। जो गैस होती है, अगर यदि मैं इस तरीके से गैस बनाऊं, है ना, ये जो गैस होती है ये बैड कंडक्टर होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो प्लाज्मा होता है वो गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ फ्री, फ्री बोलो मेरे साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आया समझ में? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ब्रह्मांड में जो प्लाज्मा है वो बृहद मात्रा में पाया जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा सन है। सन भी प्लाज्मा स्टेट में ही है ना? तो वहां पर क्या होगा? वहां बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, साथ ही साथ आयोनाइज्ड एटम्स होंगे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? सारी चीजें धीरे धीरे समझना है हमें, है ना? सबसे पहले हमने आयोनाइजेशन समझा, ठीक है? इस प्रोसेस को समझा हमने कि किस तरीके से आयोनाइजेशन होता है, क्या होता है आयोनाइजेशन। उसके बाद में हमने समझा प्लाज्मा। क्लियर है? एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल और मैं आपको बताऊं तो, जो हम आसमान में बिजली चमकना जिसे हम कहते हैं ना, बिजली का चमकना, वो क्या है? वो इसी प्लाज्मा से, ये अगर यदि इसे मैं बनाऊं तो प्लस कहीं पे आयोनाइज्ड, है ना, इस तरीके से। अब ये क्या होती है? ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होती है, तो ये एक प्रकार से बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करती है। तो जो हमें आसमान में बिजली चमकती हुई दिखती है वो इसी प्लाज्मा के कारण दिखती है। आया समझ में? साथ ही साथ इसी को अभी हम आगे पढ़ेंगे। कौन सा वाला? जो हम अरोरा बोरियोलिसिस और आपका अरोरा ऑस्ट्रेलियसिस पढ़ते हैं ना, वो इसी के कारण होता है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। सिंपल सा बताया, एक आयोनाइजेशन प्रोसेस, और प्लाज्मा बताया उसी से जो कनेक्टेड था। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं आयनोस्फीयर में मोस्टली क्या होता है। देखिए, जब हमने ये समझा कि जो आयोनाइजेशन है वो किसके द्वारा हो रहा है इस पूरे स्फीयर में, ये अगर यदि इतना मैं स्फीयर मान करके चलूं, ये पूरा हमारा क्या है? आयनोस्फीयर है ना, आयन मंडल है। तो इस रीजन पर क्या चीजें हो रही हैं? आयोनाइजेशन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो वो हो रहा है सूर्य से आने वाले विकिरण से, सोलर रेडिएशन से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का या सन का बहुत ज्यादा इसमें रोल हमें देखने मिलता है। तो यही कारण है कि दिन के समय जब सूर्य उपस्थित है ना, ये जो सन है जब ये उपस्थित है, और अगर यदि इसी जगह मैं रात कर दूं, है ना, हमारी अर्थ का एक पोर्शन में दिन होता है, एक पोर्शन में रात होता है, ये सारी चीजें तो पता ही है आपको। तो दिन के समय चूंकि आयोनाइजेशन की प्रोसेस ज्यादा हो रही होगी, तो वहां पर हमें 4 लेयर देखने मिलती हैं। आया समझ में? एक होती है डी लेयर, एक होती है ई लेयर, और एक होती है एफ लेयर। इसी एफ को कहीं कहीं 2 लेयर में तोड़कर F1 और F2 कर देते हैं, या कहीं हमें इसे ही जी परत के रूप में जाना जाता है। वहीं रात के समय क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पड़ रहा है, तो ये हमें मात्र 2 लेयर्स में देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी? एक तो ई और एक हो जाती है एफ। आए समझ में? क्यों हमें दिन के समय आयन मंडल में 4 परतें देखने मिलती है, और क्यों रात के समय वो 4 से घटकर 2 में कन्वर्ट हो जाती हैं? क्योंकि दिन के समय आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आयनीकरण होता है। दिन के समय आयनीकरण देखने के लिए ज्यादा मिलता है, जिस कारण से ये जो परत है हमें एक
एक्स्ट्रा परत देखने के लिए, 2 एक्स्ट्रा परत हमें देखनी, क्योंकि उसका एक्सपांशन हो रहा है। तो दिन के समय आयन मंडल का विस्तार हो जाता है, वहीं रात्रि में आयन मंडल का क्या होता है, कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है। एक प्रकार से सिकुड़न उसमें आ जाती है ना, जो फैल गया था वो सिकुड़ गया 2 ही लेयर में। आया समझ में आपको? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सी चीज़ आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गई होगी कि सूर्य है, आयोनाइज़ेशन हो रहा है, तो उसका विस्तार हो गया मंडल का, है ना? रात्रि में आयोनाइज़ेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो उसका मंडल का जो सिकुड़नपन है, वो हमें देखने मिल जाता है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा आप इसमें देखेंगे, अभी इन सारी चीज़ों का यूज़ होगा। मैं अभी आपको सारी छोटी-छोटी चीज़ें बता दे रहा हूँ, फिर जब हम उनको कलेक्ट करेंगे, तो सारे कांसेप्ट्स हमारे बाहर निकल के आ जाएँगे, है ना? चलिए, देखते हैं अब एक और चीज़ें इसी के आगे सिर अप कर देता हूँ। अगर यदि आप बना रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को वहीं रोक कर आप उसको बना लीजिएगा, है ना? चलिए देखते हैं। इसके बाद आप समझिएगा, जो हमारा आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर का इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है? सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आयनोस्फीयर की इम्पोर्टेंस, है ना? आइनोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्यों है? जो आपने अगर सुना हो, तो आइनोस्फीयर रेडियो वेव्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए जो हमारा आयन मंडल है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है ना? सबसे इम्पोर्टेंट तो जानना, क्योंकि ये तो फैक्ट हो गया कि जो रेडियो कम्युनिकेशन है, वो आयन मंडल के कारण होना संभव हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हो पाता है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर यदि मैं आपको सिंपल बता दूँ कि इस तरीके से, यहाँ पे मैं प्लस और माइनस करके शो करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आयन्स हैं, है ना? ठीक है? आयन मंडल है ये, ठीक है? अब जब इस पृथ्वी से, अर्थ है हमारी, पृथ्वी है, पृथ्वी से ट्रांसमीटर से यहाँ से रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, है ना? और ये इस तरीके से टकराकर वापस अर्थ में आ जाती हैं। ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा, जिसके चलते रेडियो कम्युनिकेशन होना संभव हुआ है, ठीक है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें थोड़ा-सा समझना होगा टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। शायद आपने ये फिजिक्स में 11th-12th में पढ़ा होगा। थोड़ा-सा बस जानने के लिए हम करेंगे इसमें। देखिए, सिंपल सा समझना ना, ये कैसे प्रोसेस हो रही है। यदि मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ, बहुत डीप में नहीं जाना है हमको, ना हमें फिजिक्स पढ़ना है, बस समझने के लिए। जिन लोगों को फिजिक्स नहीं बनती है या जिनने नहीं पढ़ा, वो भी बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखिए, जब कभी ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया, है ना? वाटर और एयर। तो वाटर हो गया एक प्रकार से डेंसर मीडियम या सघन माध्यम, और एयर हो गया हमारा विरल माध्यम। तो आपने ये सुना होगा, जब कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसमें अपवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी चीजें होती हैं, और कुछ आंशिक मात्रा में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, आंशिक मात्रा में। लेकिन जैसे ही हम इसका एंगल चेंज करते हैं, अभी तो ये एंगल यहाँ पर था और ये यहाँ से ऐसा एंगल देखने मिला हमें, है ना? थोड़ा सा हमने एंगल चेंज किया इस तरीके से, ये, तो ये एंगल चेंज होकर इस तरीके से हो गया, यहाँ आ गया। मतलब एक प्रकार से ये 90 डिग्री में बन जाता है एंगल चेंज करने के बाद, है ना? तो 90 डिग्री, या इसे ही हम कह देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कह देते हैं? क्रिटिकल एंगल। थोड़ा मतलब आप देखिए, पहले यहाँ पर था, इस वाली जगह पर था, फिर जैसे ही मैंने थोड़ा-सा एंगल चेंज किया, तो वो थोड़ा और टिल्ट हो गया, है ना? थोड़ा-सा और अगर यदि मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ इस तरीके से, तो ये जिस माध्यम से जा रहा था, उसी माध्यम में वापस आ जाता है, ठीक है? इस माध्यम से गया और इसी माध्यम में वापस आ गया। तो इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन।
ये होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, परावर्तन, है ना, हिंदी में अपवर्तन और परावर्तन। तो उसी माध्यम में वापस आना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है, ये हमारी ये आयनोस्फीयर के द्वारा की जाती है। कैसे? अब आप समझोगे कि कैसे हो रही। देखिए, जो हमारा मंडल है, वायुमंडल है और लेयर्स में बटा है। हमने आपको भारी और हल्की गैसें समझाई थी ना, भारी और हल्की गैसें। तो जो भारी गैसें होती हैं, वो तो नीचे वाले मंडलों में है। देखा हमने क्षोभ मंडल जैसे। तो ये एक प्रकार से वाटर जो है, क्या है? डेंसर या सघन माध्यम है ना? सघन माध्यम है ये। और एयर क्या है? एक प्रकार से आपका लाइटर या विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। उसी प्रकार से यहां भी काम हो रहा है। जो निचला वायुमंडलीय दशा थी, वो एक प्रकार से सघन माध्यम के जैसे काम कर रहा था, है ना? तो जब यहां से फॉर एग्जाम्पल हमने यहां से ट्रांसमिट किया, ठीक है, और ये सघन माध्यम था, ये विरल माध्यम है, इसकी अपेक्षाकृत कंपेयर करने पर, है ना, ये नीचे वाले मंडल है। बाकी आपकी ये क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, है ना, क्षोभ मंडल और आपका समताप मंडल, ठीक है, ये सब मंडल हैं। तो अगर यदि इसका एंगल इस तरीके से है ना, और ये क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा? ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसा चला जाएगा। या अगर यदि मैं पेन चेंज करूँ, ये किस तरीके से? इस तरीके से चला जाएगा। फिर नीचे से लोगों ने बोला नहीं यार, ये वापस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा-सा और एंगल बढ़ाकर हम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है? तो अगेन क्या किया उन्होंने? यहाँ से फिर भेजा, थोड़ा-सा एंगल चेंज करके, तो देखा कि वो चेंज होकर किस तरीके से आ गया? ये इस तरीके से आ गया, है ना? यहाँ से गया और इस तरीके से आ गया। बोला अभी भी वापस नहीं आ रहा है, फिर क्या करें? अगेन इनने एंगल चेंज किया और इस बारी ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, तो ये वापस इसी माध्यम में परावर्तित हो गया। तो जिससे संभव हो पाता है हमारा रेडियो कम्युनिकेशन। यहाँ से आप ट्रांसमिट करते हो, इस वाली जगह से ट्रांसमिट करते हो और यहाँ पर आप रिसीव कर लेते हो। आया समझ में? दिमाग की बत्तियां खुल रही हैं कि किस तरीके से आयनोस्फीयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? समझ में आया होगा। बहुत आसानी से हमने समझ लिया कि किस तरीके से आयनोस्फीयर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन हो पाता है। क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है ना? उसके आगे अब देखिए, अब हमने ये चीज़ तो समझ में आ गई हमको कि किस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के चलते हमारा क्या हो रहा है? रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ लोचा है। वो लोचा क्या है? देखिए, ये जो आयनोस्फीयर है, हमारा ये जो आयन मंडल है, ये जो आयन मंडल है, ये लगभग 30 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो रेडियो वेव्स है, उसको क्या कर सकता है? परावर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है? परावर्तित कर सकता है, मतलब कि वापस उसी जगह पर वो भेज सकता है। तो जो अभी हमने लेयर्स पढ़ी थी ना अभी हमने, आ गई वो अब लेयर की बारी। कौन-कौन सी लेयर देखी थी हमने? देखो ध्यान से देखना, हाँ। एक तो हमारी थी डी लेयर, एक थी ई लेयर, एक थी एफ, या इसे हम F1 कह लें और F2 कह लें। अब ये कब की बात है? ये तो हो गई भैया दिन की बात, है दिन की बात। दिन में ही तो एक्सपांशन होता है आयनोस्फीयर का, जिसके चलते वहां पर हमें 4 लेयर्स देखने मिलती हैं, है ना? उसमें भी अब आप समझिए अलग से ये जो डी लेयर है, डी परत, भैया ये किस तरीके से विघ्न पैदा कर रही है। ये जो लेयर है, इसकी ऊंचाई अगर यदि मैं बताऊं आपको, लगभग लगभग कितनी होती है? 80
80 से लगभग 95-96 किलोमीटर तक इसकी हमको मोटाई देखने के लिए, ऊंचाई देखने के लिए मिल जाती है। और ये जो होती है कौन सी, ये जो डी परत है, डी परत क्या करती है, अगर यदि 10 मेगाहर्ट्ज से 10, मैंने क्या बताया, 10 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेडियो वेव्स है उसको परावर्तित या रिफ्लेक्ट कर देती है हमारी आयनोस्फीयर। उसमें भी क्या है, अब देखना, ये जो डी परत है, ये डी परत अगर यदि 10 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज से कम अगर रेडियो वेव जा रही होगी, नीचे से ट्रांसमिट की 10 मेगाहर्ट्ज से कम वाली, तो उसको क्या कर लेगी, से कम रेडियो वेव को ये अवशोषित कर लेती है, ये अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, कि भैया दिन के समय रेडियो से रिलेटेड काम तो कहीं ना कहीं तो फंसेगा या खिच 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 होगी। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ये जो डी लेयर है ये 10 मेगाहर्ट्ज से कम वाली रेडियो वेव को क्या कर ले रही है, अवशोषित कर ले रही है। जब अवशोषित ही कर ले रही है तो रिफ्लेक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। समझ पा रहे हैं आप? भाई यहां से मैंने भेजी 10 मेगाहर्ट्ज से कम वाली, ठीक है, मुझे उम्मीद थी भैया ये वापस आएगी, नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसी लेयर के द्वारा उसका क्या कर लिया गया, अवशोषण कर लिया गया पूरी तरीके से, तो उसने वापस नहीं भेजा। आए समझ में? फिर इसके बाद आती है हमारी जो ई और एफ लेयर। ई लेयर है, ये इसकी ऊंचाई अगर यदि मैं बात करूं तो ये लगभग आपकी हो जाती है 96 से 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई में पाई जाएगी, अप्रोक्सीमेटली है ना, ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन ये जो क्या है, ये यहाँ ये क्या करेगी आप समझना, यहाँ पर अगर यदि 10 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा ज़्यादा है और वो ऊपर तक पहुँच गई, ऊपर तक यहाँ पहुँच गई, तो ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। कौन सी लेयर? ई लेयर। डी लेयर तो 10 मेगाहर्ट्ज से तो खत्म ही कर देगी, उसको तो अवशोषित ही कर लेगी वो, है ना। लेकिन अगर यदि उससे थोड़ा ज़्यादा है, 10 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, रेडियो वेव्स है, तो वो ई लेयर तक पहुंचेगी, तो ई लेयर उसको ट्रांसमिट कर देगी। तो यहाँ से रेडियो की, यहाँ से रेडियो की मध्य आवृत्ति मतलब मिडिल फ्रिक्वेंसी की तरंगों का क्या होगा, तरंगों का परावर्तन होता है। क्लियर है? इसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट आ जाती है कौन सी वाली, एफ लेयर, है ना। एफ लेयर में F1 F2 को बांट कर देख लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारी एफ लेयर है, समझना इसको, इसकी ऊंचाई लगभग आप 114 से 360 और F2 को भी आप मिला लोगे तो लगभग 640 किलोमीटर तक की ये हमको एफ लेयर मिल जाती है। F1 F2 को मिला लिया हमने साथ में। तो इसमें क्या है समझना, ये ना दिन के समय, दिन के समय ये जो लेयर है, ये जो दिन के समय लगभग 30 मेगाहर्ट्ज की जो रेडियो वेव्स जा रही होंगी, उनको ये क्या कर देता है, परावर्तित कर सकता है, परावर्तित कर सकता है ये लेयर। साथ ही साथ रात्रि में, रात के समय 10 से 15 मेगाहर्ट्ज की भी अगर यदि रेडियो वेव्स होगी, उसे भी ये जो एफ लेयर है वो आसानी से परिवर्तित कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखना समझना। अब रात्रि में बात क्यों कर रहा हूं मैं, हमें मालूम है, हमने पीछे पढ़ा है कि रात्रि के समय जो डी लेयर होती है वो गायब हो जाती है, सिर्फ ई और एफ लेयर बचती है। तो उस ई और एफ लेयर में भी अगर यदि 10 से 15 मेगाहर्ट्ज की भी फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव है, तो बहुत आसानी से एफ लेयर के द्वारा वो क्या कर सकती है, वापस से रिफ्लेक्ट कर सकती है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत आराम से हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय रेडियो कम्युनिकेशन बहुत ही आसान होता है, जबकि दिन के समय नहीं। आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि दिन के समय क्या हो रहा है। दिन के समय डी लेयर है जो कि 10 मेगाहर्ट्ज को रेडियो वेव को अवशोषित ही कर लेती है, जबकि रात्रि में डी लेयर
क्या होती है, विलुप्त हो जाती है और एफ लेयर जो है वो 10 से 15 मेगाहर्ट्ज तक की भी रेडियो वेव्स को बहुत ही आसानी से परिवर्तित कर देती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से इन लेयर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना? चलें आगे अब, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इनमें? नहीं होना चाहिए। चलिए, अगेन मैं इसे रब कर देता हूँ, है ना? ये बात। चलो, अब हम चलते हैं आगे के कांसेप्ट में। अब आगे का कांसेप्ट ये है कि ये जो आयनोस्फीयर है, अगर यदि आपने वर्ड सुना हो, अगर यदि नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिए। वर्ड सुना हो, ये इस तरीके से, एक तो क्या पेन टैबलेट में ना एक तो राइटिंग भी अच्छी नहीं आती है और डायग्राम में अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ तो वो बनता नहीं है। क्या स्लिप करता है ना। चलो, आप हमें मेन फोकस समझने में रखना है ना। बाकी चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ कहीं स्पेलिंग में एरर हो वहाँ आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ज़्यादा फोकस करना है ना। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, 0 डिग्री। आपने अगर यदि ध्यान से सुना हो, कहीं अगर यदि आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर और नॉर्थ पोल और साउथ हेमिस्फीयर, साउथ पोल में यहाँ आपको देखने मिलता है अरोरा, अरोरा बोरियोलिस। अगेन राइटिंग खराब आई ना, मैं कोशिश करता हूँ, हाँ रुकना। अरोरा बोरियोलिस, ठीक है, या उत्तरी ध्रुव प्रकाश, या उत्तरी ध्रुव प्रकाश, या नॉर्दर्न पोलर लाइट। और यहाँ दक्षिण में आपको क्या देखने मिलता है, जो प्रकाश उत्पन्न होता है यहाँ पर, अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रियालिसिस, ऑस्ट्रियालिस, ऑस्ट्रियालिस, या दक्षिणी ध्रुव प्रकाश, ठीक है। क्या बताया मैंने अभी आपको यहाँ पर कि हमें एक चमकदार रोशनी, रंग-बिरंगी, बहुत ही शानदार आपको यहाँ रोशनी दिखाई देती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। कौन-कौन सी? एक है उत्तरी गोलार्ध में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी गोलार्ध में अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब इसको याद करने के लिए सिंपल सा, अगर यदि आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? नीचे है, 0 डिग्री के नीचे यहाँ ऑस्ट्रेलिया है ना, तो बस एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी ध्रुव में हमें अरोरा ऑस्ट्रियोलिस मिलता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सा बचा? अरोरा बोरियोलिस। क्लियर है। अब बात ये आ जाती है कि ये होता क्यों है, क्यों बन रहा है? मतलब कि इस तरीके से बहुत ही शानदार डिज़ाइन टाइप की ना, बहुत ही लाइटिंग आती है ना? बहुत ही प्यारी लाइटनिंग दिखती है वहाँ पर उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। लेकिन प्रश्न उठता है, ये क्यों उठती है? यहाँ कुछ आइनोस्फीयर का कुछ रोल है क्या? तो जी हाँ भैया, यहाँ आइनोस्फीयर का अच्छा खासा रोल है। अब देखिए, क्या हुआ, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था, रेडिएशन आ रहा था, उससे इस तरीके से हमने एक एटम लिया था ना, हाइड्रोजन लिया था, है ना? ये इस तरीके से रेडिएशन पड़ा और इसने क्या करता समझना, जब ये रेडिएशन पड़ रहा है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। ये एनर्जी को इस एटम ने क्या किया होगा? एब्ज़ॉर्ब किया होगा एब्ज़ॉर्ब, और एब्ज़ॉर्ब करके इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इससे छिटक गया होगा। इसका इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे छिटक के अलग हो गया, दूर हो गया, है ना? तो क्या किया था इसने? एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किया था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहीं इसके आस-पास घूमता रहता है। ओ हो! ये घूम रहे हैं बढ़िया से, है ना? इधर-उधर चलता रहता है और कुछ देर बाद जैसा जो भी होता हो, तो ये वापस से जब इसमें आने की कोशिश करता है, समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये वापस से इसके ऑर्बिट में आने को करता है, तो जो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके ये आयोनाइज़्ड हुआ था, उसी एनर्जी को जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में आता है, वो एनर्जी को कर देता है रिलीज़। आया समझ में? एनर्जी क्या हो गई? रिलीज़ हो गई ना? भाई
एटम था, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया। जब वापस से इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था तो एनर्जी वापस निकल जाएगी ना। तो यही एनर्जी जो कि रिलीज होती है आपके फोटॉन्स के रूप में, फोटोन के रूप में क्या होती है, रिलीज होती है, जिसके चलते हमें ये अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस जैसी बहुत ही शानदार, बहुत ही इसको क्या बोलूं मैं, बहुत ही शानदार दृश्य देखने के लिए मिलता है हमें, है ना। तो ये चीजें हमें किस कारण से देखने मिल रही है, वही जो प्रोसेस हमने स्टार्ट की थी उसी प्रोसेस का एक और रूप हमें यहाँ देखने मिल जाता है। लेकिन एक प्रश्न और उठना चाहिए आपके दिमाग में, है ना, कौन सा, कि सर वो तो ठीक है, अच्छी बात है कि भैया ये इस तरीके से एनर्जी निकल रही है फोटॉन्स के रूप में और जो विजिबल लाइट है जिसके चलते हमें वहां ये बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें देखने मिल रही हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवों में क्यों हो रही हैं? प्रश्न उठ रहा है आपके दिमाग में, भाई ध्रुव में क्यों हो रही हैं? भाई ये हमारी अर्थ है और हम कहते हैं कि इसके चारों ओर वायुमंडल है ना, और अगर यदि वायुमंडल है तो उसकी सारी लेयर्स भी इसी तरीके से होंगी होंगी क्लियर है ना। तो ये वाली जो इतनी अच्छी अच्छी घटना है सिर्फ उत्तरी ध्रुव वाले और दक्षिण ध्रुव वाले क्यों देखें, हमें भी तो देखना चाहिए जो हम विषुवत रेखा में रहते हैं। तो उनके लिए आंसर है नहीं भैया आप नहीं देख सकते, क्योंकि क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इसलिए बोल रहे हैं, समझना इस चीज को। अब आपने देखा होगा इस तरीके से हमारी, एक सेकेंड ना, अच्छे से इसको क्लीन कर लूं उसके बाद समझ में आएगा। देखो ये है हमारी अर्थ, है ना, अर्थ में ये नॉर्थ पोल साउथ पोल और इस तरीके से हमारा ये 0 डिग्री, ये इस तरीके से कुछ डायग्राम देखें कभी आपने, बचपन में बनाया होगा 12th क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारी अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी रहती है इस तरीके से। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये अरोरा बोरियोलिस और क्या नाम है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ये क्यों हमारे ध्रुवों पर ही बनते हैं, है ना। चलिए काफी है इतना, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना दी अपनी अर्थ का, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज और आपको समझनी होगी, वो है, मैं शॉर्ट में छोटा सा, बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना, बस समझने के लिए चीजें समझनी है ना। जो हमारा सन है ना, सन है ये, यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी ज्वालामुखी उठती रहती हैं, तो यहाँ से होता है कोरोनल मास इजेक्शन। क्या होता है? कोरोनल कोरोनल मास इंजेक्शन, मतलब सीधी सी बात है, एक प्रकार से बहुत ज्यादा जो जैसे ज्वालामुखी फटती है ना, ज्वालामुखी निकलती है और लावा बाहर निकल के आता है, उसी प्रकार से बहुत सारी एनर्जी के रूप में फ्लेयर्स पूरी बाहर आती हैं सूर्य से, तो इसलिए बोले ना मास इजेक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा एक जो सूर्य का प्रकाश है, या मैं इसे क्या वर्ड यूज करूं जो आपको आसानी समझ में आ जाए, मतलब जो ज्वालामुखी फट रही हैं, सौर ज्वालाएं होती हैं ना, सौर ज्वाला, हाँ सौर ज्वाला जो होती हैं, सौर ज्वालाएं उठ रही होती हैं, तो ये जब सूर्य से निकलती रहती हैं, है ना, निरंतर धीरे धीरे, कभी भी बहुत ज्यादा निकलती हैं, तो ये जो सौर ज्वालाएं होती हैं इससे निकल कर, समझना, सूर्य से निकली, अब ये निकल कर इस हमारी पृथ्वी की ओर आ रही होती है ना, और उसमें भी क्या है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो भी एक प्रकार से, ठीक है ना। अगर यदि वो इस तरीके से आ रही है ना, एक वेव के फॉर्म में अगर यदि वो आ रही है ऐसी, है ना, इस तरीके से, तो जब इस कोरोनल मास इजेक्शन से जो सौर ज्वालाएं आ रही हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टच होता है या मिलता है, तो वही ये चीजें आने लगती हैं, एक तो ये फोटोन के रूप में, है ना, और साथ ही साथ ये ध्रुवों पर ही इसीलिए होता है क्योंकि आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ये क्या है, इस तरीके से जो हमारा विषुवत रेखा है वहां पर डिस्टेंस ज्यादा है वायुमंडल का, और ध्रुवों पर डिस्टेंस
कम है। यही कारण होता है कि ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है इस तरीके से यहाँ पर, है ना? ठीक है? जिस कारण से हमें ध्रुवों पर इस तरीके की शानदार वाली घटनाएँ जो कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने मिलती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से ये टफ कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है? और इसी से रिलेटेड आपने अगर यदि किसी बुक्स में पढ़ा हो, ये जो बेल्ट बन रहा है ना यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये पूरा रेडियो एक्टिव बेल्ट बन जाता है ये, है ना? ये, तो इसे ही हम कह देते हैं कौन-सा? वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट, है ना? ये वो जो रंग-बिरंगे नहीं, वो जैसे तापमान को शो करता है, वो आप अगर यदि इसको डाल के देखेंगे तो समझ जाएँगे, वो भी इसका रीज़न भी ये ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जैसा आज आयनोस्फीयर पढ़ा है, इसके पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना? जिनने अगर यदि पढ़ा भी होगा, तो इस लेवल से नहीं पढ़ा होगा। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसे ज़रूर से लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। थैंक यू।